नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। पहले चरण के चुनाव रण के लिए आज सियासी दिग्गजों ने पर्चा दाखिल कर दिया है। यानी पहाड़ से लेकर मैदान तक अब ऐलाने जंग हो चुका है। यूपी की 8 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है, जबकि उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर एक ही चरण में 11 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। लेकिन वोटिंग से पहले ही नेताओं के दावे हवा में तैरने लगे हैं। दिखाएंगे पूरी खबर और जाने किन किन दिग्गजों ने किन सीटों के लिए दाखिल किया पर्चा। इधर प्रियंका एक बार फिर यूपी के दौरे पर आने वाली हैं, तो कहां कहां प्रियंका जाने वाली हैं बताएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे रायबरेली का सियासी मिजाज। तो शुरू करते हैं महाभारत का सफर। लेकिन इस बीच बड़ी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई आ रही है। सपा का तृणमूल कांग्रेस को समर्थन। पश्चिम बंगाल में सपा ने तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दिया। बिना शर्त तृणमूल कांग्रेस को सपा का समर्थन मिल गया है। समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में प्रत्याशी नहीं उतारेगी। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का बयान आया है। बीजेपी को हराने के लिए तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दिया गया है, ये कहना है नंदा का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर एक और बड़ा समीकरण बनता हुआ यहां नजर आ रहा है और इसकी जानकारी दी गई है। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने यह बयान दिया है। समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में प्रत्याशी नहीं उतारेगी और इस तरह से टीएमसी को सपोर्ट कर रही है समाजवादी पार्टी। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का बयान आया है। बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी को समर्थन दिया जा रहा है। बीजेपी को हराने के लिए तमाम दल एक साथ आ रहे हैं और किसी भी तरह से बस बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत ये समर्थन दिया गया है। पश्चिम बंगाल में सपा ने टीएमसी को अपना समर्थन दे दिया है। बिना शर्त तृणमूल कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल गया है। अब आने वाले वक्त में जब चुनाव है तब एक और बड़ा समीकरण बनता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से टीएमसी की राह को आसान बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने ये पहल की है, बिना किसी शर्त के अपना समर्थन दे दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस तरह से सपोर्ट देने के पीछे की जो वजह बताई जा रही है, क्या लगता है कि वो पूरा हो पाएगा। किरणमय नंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। टीएमसी को सपोर्ट दे रहे हैं और कहा यह जा रहा है आप लोगों की ओर से कि बीजेपी को रोकने के लिए, उसके विजय रथ को रोकने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। लगता है कि इसका असर होगा? इस बार बीजेपी का विजय रथ पूरा रुक जाएगा। अखिलेश जी मायावती जी का जो गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में, वही बीजेपी रुक जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये तीनों जगह में बीजेपी साफ हो जाएंगे। बंगाल में ममता जी स्लोगन दिया 42 से 42, हम लोग ममता जी का पूरा समर्थन दे दिया। क्यों बंगाल में हम लोग चाहते हैं बीजेपी को एक सीट नहीं मिले, इसलिए समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का निर्देश पर हम लोग बीजेपी को समर्थन ममता जी को समर्थन दे दिया बीजेपी को हराने के लिए। हम लोग का विश्वास है 2019 में दूसरी बार भाजपा का सरकार नहीं बनेंगे। और नया प्रधानमंत्री का जो स्लोगन अखिलेश जी दिया, देश में नया प्रधानमंत्री आएंगे, भाजपा दूसरी बार सत्ता में नहीं आएंगे। तो क्या ऐसे में बिना शर्त के जो ये समर्थन दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से, इसके बदले में टीएमसी भी किसी तरह से कोई सपोर्ट कर रही है समाजवादी पार्टी को? देखिए, हम लोग का एक ही लक्ष्य है 2019 में बीजेपी को हटाना, 2019 में दूसरी बार नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना। तो इसलिए हम लोग बंगाल में ममता जी को हम लोग समर्थन दे दिया कि ममता जी यहाँ बहुत मजबूत है और ममता जी स्लोगन दिया 42 सीटें पर तो भाजपा को हराएंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से ममता जी को समर्थन दे दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है और सवाल ये किया भी जाएगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन होगा। समाजवादी पार्टी का पश्चिम बंगाल में जनाधार बिल्कुल नहीं है, उत्तर प्रदेश में टीएमसी का जनाधार 0 है। कैसे मुमकिन होगा? विजय रथ रोकने में क्या किया जाएगा? जनाधार है कि नहीं, वो जो है वो जब विधानसभा चुनाव होगा तो हम लोग दिखाएंगे हम लोग का जनाधार है कि नहीं। ये जो चुनाव है लोकसभा का चुनाव है और एक ही लक्ष्य है, लोकसभा में भाजपा को हम लोग नहीं जीतने देंगे। समाजवादी पार्टी यहाँ खड़ा हो जाएंगे तो भाजपा का सुविधा हो जाएगा, वोट बंटवारा हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष वोट, इसमें भाजपा को सुविधा हो जाएगा। हम लोग भाजपा को सुविधा नहीं होने देते हैं, इसलिए हम लोग ममता जी को समर्थन दे दिया। बहुत जगह में हम लोग नहीं लड़ाई किया इस बार। इस लक्ष्य है अखिलेश जी जो स्लोगन दे दिया हम लोग का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कि हम लोग
नया प्रधानमंत्री चाहिए, नरेंद्र मोदी को हराएंगे। ये लक्ष्य को हम लोग सामने रख के हम लोग का यही लक्ष्य जो भाजपा का हराने के लिए हम लोग जहाँ जो मजबूत है उसको हम लोग समर्थन देते हैं। किरण जी हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ अलाउद्दीन भी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, राजनीति को बड़ी करीब से आप देख रहे हैं, टीएमसी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें। समाजवादी पार्टी अगर पश्चिम बंगाल में सपोर्ट की बात करें या टीएमसी को मान ले कि वो कह दे आने वाले वक्त में कि हम समाजवादी पार्टी के साथ है, इसका कितना असर होगा? जनाधार की बात करें, जनाधार बिल्कुल नहीं है, क्या असर होगा? विजय रथ बीजेपी का रुक पाएगा? देखिए, सियासत में कई बार सिंबॉलिक मैसेज लेकर के चलना बेहद जरूरी होता है और खास तौर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपोजिशन के लीडरान को एक मंच पर लेकर के आई थी और पूरे देश में एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की थी कि बीजेपी को अगर रोकने का दम और किसी में अगर साहस है तो वो जो है ममता बनर्जी के अंदर है। और एक एपिसोड और सीबीआई का जो हुआ था जिसमें पुलिस कमिश्नर का उन्होंने अपने बचाव किया था और जिस तरह से पूरे देश में सियासत बहुत गर्म हुई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं से ममता बनर्जी का चेहरा उस रूप में उभर करके आया था कि आखिर अगर कोई तीसरा मोर्चा, तीसरा गठबंधन देश की सियासत में आता है तो उसमें जो है कहीं ना कहीं से ममता बनर्जी का नाम सबसे आगे रहेगा। तो ऐसे में इस नजरिए से इस खबर को नहीं देखा जाना चाहिए कि किस तरह का जनाधार और खासतौर से सीटों का शेयर किस तरह का होगा, बल्कि एक नजरिया इस खबर का ये भी हो सकता है कि अपोजिशन। बहुत ही अहम बात ये आप कह रहे हैं, हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल किरण मैं जी से एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी। किरण मैं जी, अपोजिशन को एक मंच पर लाने की कोशिश ममता बनर्जी लगातार कर रही है, थर्ड फ्रंट की बातें हुई, लेकिन कई राज्यों में जब चुनाव हुए तो हमने बिखराव देखा, कांग्रेस कहीं अलग, कहीं सपा बसपा अलग, एक मत नहीं बन पा रहा है। तो ये समर्थन और ये विरोध समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह से अपोजिशन जो है एक साथ है? देखिए 1996 में जो यूनाइटेड फ्रंट तैयार हुआ था तो चुनाव के बाद ही तैयार हुआ था। इस बार भी जो फ्रंट तैयार होगा चुनाव के बाद भी तैयार होगा। क्यों? एक एक स्टेट में एक एक क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मजबूत दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बंगाल में सबसे बड़ा मजबूत दल तृणमूल कांग्रेस। ऐसा एक स्टेट पे एक एक क्षेत्रीय दल बहुत बहुत मजबूत है। और चुनाव के बाद हम लोग एक साथ में मिलके हम लोग को लीडर हम लोग चुन लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग भाजपा का खिलाफ सरकार बनाएंगे। किरण जी, यानी कि ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है आप लोगों की ओर से कि अब हम साथ साथ हैं? हाँ, अब फिर रिपीट कीजिए। आप लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब आप लोग एक साथ हैं, जो विरोध था कम से कम समाजवादी पार्टी का, बसपा का, वो कुछ जगहों पर खत्म होता नजर आ रहा है टीएमसी के साथ? हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग भाजपा को पूरी तरह से हराना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का अखिलेश जी का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ले लिया। उत्तर प्रदेश में हम लोग भाजपा को हराएंगे तो बंगाल में भी हम लोग चाहते हैं भाजपा को साफ करने के लिए, इसलिए हम लोग ममता जी को समर्थन दिया। विधानसभा चुनाव अलग है, लोकसभा चुनाव अलग है, लेकिन फिर भी अगर ठीक है वहां पर आपने समर्थन दे दिया बिना किसी शर्त के, नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहती है समाजवादी पार्टी, इसके लिए बड़ी कोशिश की गई, ठीक है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो खुद सपा बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता हैं, वो कांग्रेस को लेकर एक मत नहीं है। कोई चाहता है कि कांग्रेस साथ आए, कोई चाहता है कांग्रेस ना आए। इतना ज्यादा विरोधाभास है, महागठबंधन में कई तरह की अंतर्कलह सामने आती रहती है। ऐसे में लगता है कि मुमकिन हो पाएगा इस विजय रथ को रोक पाना, बीजेपी को हराना इस बार के 2019 के चुनाव में? देखिए, जहां हम लोग मजबूत है वहां कांग्रेस मजबूत इसलिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में मजबूत कहाँ कांग्रेस मजबूत है? 2 सीटों पे कांग्रेस को हम लोग 2014 में दिया था और 2 सीट ही जीता। इस बार भी हम लोग 2 सीट छोड़ दिया, रायबरेली आरामे थी, और 2 सीट कांग्रेस को हम लोग छोड़ दिया जहाँ कांग्रेस मजबूत है। तो जहाँ कांग्रेस मजबूत 2 सीट पे वो 2 सीट हम लोग छोड़ दिया। तो भाजपा को तो हराना चाहिए ना। जहाँ सपा बसपा जहाँ मजबूत है उत्तर प्रदेश में, तो सपा बसपा मिल के हम लोग हटाएंगे। 2 सीट कांग्रेस को दे दिया, आरएलडी को 3 सीट दे दिया, आरएलडी संतुष्ट है। इस बार कांग्रेस क्या करेगा, कांग्रेस को निर्णय लेना पड़ेगा। हम लोग पूरी तरफ से भाजपा को कैसे हम लोग रोक देंगे, 2019 में दूसरी बार भाजपा नहीं सरकार बनेंगे, ये हम लोग का निर्णय है, ये हम लोग का चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका किरण नंदा जी, और अलाउद्दीन आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपडेट पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, सपा का तृणमूल कांग्रेस को समर्थन मिल चुका है। और हमसे बात कर रहे थे किरण नंदा जी, जो बोल रहे थे कि भले ही जनाधार ना हो लेकिन लोकसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी को हराने के लिए जो भी मुमकिन हो पाएगा वो स्ट्रैटेजी पार्टी की ओर से अपनाई जा रही है।
और अब बात करते हैं आज हुए नामांकन की। यूपी की 8 सीटों पर आज नामांकन का आखिरी दिन था, इसलिए तमाम सियासी दिग्गजों ने आखिरी दिन पर्चा दाखिल किया। सुबह से ही इन 8 जिलों के जिला अधिकारी कार्यालय में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त थे। पहले चरण के रण के योद्धा दिग्गजों ने दाखिल किया पर्चा। प्रचार के साथ शुरू होगा संग्राम। पहाड़ से मैदान तक महाभारत। गले में फूलों की माला और फिजाओं में गूंजता समर्थकों का नारा। कुछ इसी अंदाज में पहले चरण के सियासी दिग्गजों ने आज पर्चा दाखिल किया। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान पर्चा दाखिल करने पहुंचे तो साथ में समर्थकों की भारी भीड़ थी। नामांकन कर दिया, आगाज कर दिया है, क्या तैयारियां हैं? तैयारी पूरी है। जितना लोग चुनाव में घूमते हैं, जितना मैं रोज घूमता हूँ, पिछले 5 साल से लगातार जितने दूसरे प्रत्याशी चुनाव में मेहनत करते होंगे, हर गांव में इतना जाता हूँ, लगातार क्षेत्र में रहता हूँ जनता के। आपके सामने है, चुनौती किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे कहीं चुनौती दिखाई नहीं देती। मैंने बताया क्षेत्र की जनता निर्णय लेगी। इन्हें सेवक के रूप में संजीव बालियान चाहिए, 24 घंटे अपने बीच में चाहिए इन्हें। इसी सीट से चौधरी अजीत सिंह भी आज पर्चा दाखिल करने पहुंचे। हालांकि इनके साथ कोई बड़ा लाव लश्कर नहीं था, लेकिन चुनावी संग्राम से पहले दोनों उम्मीदवारों का सामना जरूर हुआ। नामांकन के दौरान मेरठ में भी कुछ खास तस्वीर सामने आई। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार जब आमने सामने हुए तो हाथ जोड़कर दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, साथ में तस्वीरें भी खिंचाई। शिष्टाचार भी है। हरेंद्र अग्रवाल जी मेरे बड़े भाई हैं। हम लोग चुनाव के अंदर अलग अलग दलों से हैं। हाँ, अपना काम करेंगे और शालीनता के साथ करेंगे वो, और मैं समझता हूँ कि मुझको उनका आशीर्वाद मिल रहा है। गाजियाबाद में भी तीनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया है। बीजेपी उम्मीदवार बीके सिंह ने पर्चा दाखिल करने से पहले हवन भी किया, तो कांग्रेस उम्मीदवार डॉली शर्मा ने जनता से जबरदस्त समर्थन का दावा किया। जनता से जबरदस्त सपोर्ट है, सबका प्यार मेरे साथ है। बच्चे नाले में गिरते मरे, उनकी बाउंड्री वॉल हमने कराई, इनका कोई जनप्रतिनिधि सुनने नहीं आया। पूरी जनता का प्यार और विश्वास है, इसी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। बागपत से आरएलडी उम्मीदवार जयंत चौधरी ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। देखिए, आज मैंने नामांकन किया है और हमारे सहयोगी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता इस पूरे अभियान में डट के हमारा साथ दे रहे हैं। और मुझे खुशी है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस चुनाव में चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि से मैं एक उम्मीदवार के रूप में उतरा हूँ। नामांकन का आखिरी दिन होने की वजह से जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त थे। सियासी दिग्गजों के नामांकन के बाद जानना जरूरी है कि यूपी में पहले चरण में किन किन सीटों पर जनता नेताओं की किस्मत का फैसला करेगी। पहले चरण में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, कैराना, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग होनी है। अब जरा इन 8 सीटों पर सियासी मुकाबले किन किन दिग्गजों के बीच है, ये जान लीजिए। सहारनपुर में बीजेपी के राघव लखनपाल के मुकाबले कांग्रेस से इमरान मसूद और बसपा से गठबंधन उम्मीदवार फजलुर रहमान चुनावी मैदान में हैं। इधर मुजफ्फरनगर में बीजेपी उम्मीदवार संजीव कुमार बालियान के मुकाबले गठबंधन से आरएलडी उम्मीदवार चौधरी अजीत सिंह किस्मत आजमा रहे हैं। बिजनौर में बीजेपी उम्मीदवार कुंवर भारतेंदु सिंह का मुकाबला कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बीएसपी उम्मीदवार मलूक नागर से है। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी से उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार हैं हरेंद्र अग्रवाल और गठबंधन से बसपा उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी चुनावी मैदान में हैं। कैराना से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के मुकाबले कांग्रेस ने हरेंद्र मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा से गठबंधन उम्मीदवार तबस्सुम हसन है। बागपत में बीजेपी उम्मीदवार सतपाल सिंह का मुकाबला गठबंधन से आरएलडी उम्मीदवार जयंत चौधरी से है। गाजियाबाद में जनरल बीके सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने डॉली शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है और गठबंधन से सपा उम्मीदवार सुरेश बंसल चुनावी मैदान में हैं। गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा के मुकाबले कांग्रेस ने अरविंद सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि सतवीर नागर बसपा से गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो योद्धा मैदान में उतर चुके हैं, सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। अभिनेताओं की जोर आजमाइश जारी रहेगी, बयानों के बाण छोड़े जाएंगे,
जीत के दावे और जनता से वादे किए जाएंगे, लेकिन पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को जनता इन 8 सीटों पर नेताओं की किस्मत का फैसला कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक ने भी आज अपना पर्चा भरा। उनके साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद रहे। निशंक का मुकाबला कांग्रेस के अमरीश कुमार से होगा। पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था और ऐसे में रमेश पोखरियाल निशंक ने नामांकन भरा। सीएम त्रिवेंद्र रावत भी उनके साथ मौजूद रहे और जीत का दावा किया गया। विक्ट्री साइन दिखाकर ये ऐलान किया गया कि जीत सुनिश्चित है। पहाड़ से लेकर मैदान तक का महाभारत और पहले चरण के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। हरिद्वार समेत और अल्मोड़ा से लेके पौड़ी, टेहरी और जो नैनीताल की सीटें हैं, यानी कि 5 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। और जो मत प्रतिशत पिछली बार पड़ा था उससे भी प्रचंड बहुमत के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से विजयी होकर जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगी। लगता है जिस तरीके से आप देखते हैं हम लोग भी उसी तरीके से देखते हैं। ये सीट हमने पिछली बार 2.25 लाख मतों से जीती है और इस समय हम बहुत अच्छा उससे भी आगे रिकॉर्ड बनाएंगे। लोगों में उत्साह है और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उत्तराखंड की 5 सीटों को जीतेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश ने ऊंचाइयों को छुआ है। उत्तराखंड में भी हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ इस राज्य के विकास के लिए आगे बढ़ रही है। और बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी अजय टम्टा ने अपना नॉमिनेशन किया। अल्मोड़ा से ही कांग्रेस के प्रदीप टम्टा भी चुनावी मैदान में हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं अपने चारों जिलाध्यक्ष के सहयोग से, अल्मोड़ा जिलाध्यक्ष पिथौरागढ़ बागेश्वर चंपावत के जिलाध्यक्ष हमारे वीरेंद्र बल्दिया जी, गोविंद त्रिपाठी जी, शेर सिंह गलिया जी और रामदत्त जोशी जी ने मेरा प्रस्ताव किया। और आज से हम पूरी रणनीति के साथ, अभी हमारी सभा है, सभा के बाद बाजार में जुलूस करने के बाद अभी मौसम ठीक हो रहा है तो सीएम साहब भी अभी पहुंचने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया, हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी, हमारे विजय बड़गोड़ा जी पहुंच चुके हैं। तो ये अपने आप में बड़ा कार्यक्रम है और हम सब लोगों का जनता के बीच में जाने का जो आशीर्वाद मिला है और हम इसको पिछली बार से भी दुगने मतों से जीत रहे हैं। तो आज नामांकन का आखिरी दिन था। तमाम प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया और उसके बाद अपनी जीत का दावा भी किया। कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी को अपना गढ़ बचाना है। 5 सीटों पर 11 अप्रैल को चुनाव होना है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी लगातार जीत के दावे कर रही है, लेकिन यहां पर बाकी दल बीजेपी को जीतने से रोकना चाहते हैं। आज किस तरह का नजारा देखने को मिला, क्या कुछ अहम रहा, ये जानने के लिए अब रुख करते हैं अपने तमाम रिपोर्टर्स का। हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अजीत, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, अनुपम मिश्रा हमारे साथ मुजफ्फरनगर से मौजूद हैं, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मेरठ से लाइव जुड़ गए हैं और शैलेंद्र नेगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात अजीत से करते हैं। अजीत, आज जब पहले चरण के चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने के लिए तमाम प्रत्याशी पहुंच रहे थे, तमाम प्रत्याशी तमाम दलों के एक ही बात कह रहे थे कि उनकी जीत होगी, भारी बहुमत उन्हें मिलेगा। यहां पर और क्या कुछ खास देखने को मिला? कौन कौन से बड़े दिग्गजों ने आज नॉमिनेशन किया है? देखिए मुनका, बिल्कुल सभी को पता हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की और सपा गठबंधन की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी को, सबको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक माहौल क्रिएट करना है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल बनेगा वही पूर्वांचल तक जाएगा, जो उनकी सीटों की संख्या को बढ़ा सकता है। अगर बात उन 8 सीटों की करें जहां पर आज नामांकन का अंतिम चरण था, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट अगर बात करें तो मेरठ के अलावा जो बागपत है, जहां से चौधरी जयंत सिंह ने अपना पर्चा भरा, और सतपाल सिंह जहां से मौजूदा सांसद है, इसके अलावा चौधरी अजीत सिंह जिन्होंने मुजफ्फरनगर से पर्चा भरा, और सहारनपुर जहां से इमरान मसूद कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, जिन्होंने खुद प्रधानमंत्री को कहा था कि हम बोटी बोटी कर देंगे। इसके अलावा जो सीट है आज बिजनौर से, जहां कांग्रेस ने एक बड़े चेहरे को उतारा है जो कभी कद्दावर नेता हुआ करते थे बीएसपी के नसीमुद्दीन सिद्दीकी। इसके अलावा गाजियाबाद से जनरल बीके सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव मैदान में, यानी कई बड़े ऐसे नेता हैं जो अपनी किस्मत तो आजमा ही रहे हैं, साथ ही पार्टी के रसूख को भी उनको निभाना है, और उनकी हैसियत ये बताएगी कि आने वाला जो दूसरा चरण होगा और उसके बाद
जो अंतिम चरण होगा पूर्वांचल में जाकर खत्म होगा, किसकी कितनी ताकत है ये दिखाने की कोशिश सबकी तरफ से की जा रही है। लेकिन बीजेपी ने कल जिस तरह 500 विजय संकल्प सभाएं की, उन्होंने माहौल बनाने की पूरी कोशिश की पूरे देश में, तो वहीं समाजवादी पार्टी, बसपा गठबंधन और प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ के बीच आपने देखा किस तरह ट्विटर वार चला, लगातार ट्विटर वार चला और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते आए। तो ये सब कुछ चीजें साफ हो चुकी हैं मोनिका की, कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये 8 सीटें, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जहां बिजनौर से लड़ रहे हैं वो सीट, बागपत हो जहां चौधरी जयंत लड़ रहे हैं, जो मुजफ्फरनगर है जहां से चौधरी अजीत सिंह लड़ रहे हैं, कैराना की सीट है जहां से तबस्सुम पहले चुनाव जीती थी। तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं, इशू है। मेरठ में हाजी याकूब कुरैशी हैं जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो अगर जीत पाते हैं तो शायद गठबंधन आगे के लिए मजबूत हो पाएगा। अगर बीजेपी इस इलाके में, जैसे पिछली बार 2014 का चुनाव था तो यहीं से माहौल बनना शुरू हुआ था और योगी आदित्यनाथ को वहीं से उतारा गया था कट्टर हिंदुत्व ब्रांड की, और इस बार भी वही हुआ। सहारनपुर में जब वो गए तो शाकुंभरी देवी मंदिर को चुना, ना कि देवबंद को चुना, और मंच पर पहुंचते ही उन्होंने 3 लोगों की परिभाषा दे दी, भ्रष्टाचार के कुलदेवी, गुंडों के कुलदीपक और नामदारों के कुलदीपक। तो एक साथ कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी और बसपा तीनों पर निशाना साधा योगी आदित्यनाथ ने। तो ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की जो कोर हार्ड लाइन है उसको लेकर आगे चढ़ेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम माहौल बना पाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये माहौल पूर्वांचल तक जाएगा। तो अगर हम अपनी सीटें बढ़ा ना पाए, 73 को 74 ना कर पाए, तो 73 बरकरार रखें, क्योंकि सभी दलों को इस बात का अंदाजा है कि यूपी जीतेंगे तभी दिल्ली जीत पाएंगे। बिल्कुल अनुपम, जिस तरह से आज नामांकन किया गया और तमाम पार्टियां जिस तरह का शिगुफा छोड़ रही हैं, नारे लगा रही हैं, जुमले पेश कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी भी पार्टी के लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं है। देखिए, जाहिर तौर पे मोनिका, जिस तरीके से गठबंधन वर्सेस बीजेपी का मुकाबला यहां मुजफ्फरनगर में है, और गठबंधन से अजीत सिंह जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, जाटलैंड का इलाका है, और यहां पर आपको बताएं कि पिछली बार संजीव बालियान ने कादिर राणा जो कि बीएसपी के उम्मीदवार थे उनको हराया था। तो इस बार यहां पर अजीत सिंह के आने से, क्योंकि अजीत सिंह बागपत में पिछली बार 2014 में चुनाव हार गए थे, 2019 में उन्होंने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को चुना है और वहां से वो चुनाव यहां से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में मुकाबला जाहिर तौर पर काटा है। दिनेश हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्थानीय संवाददाता है। दिनेश, इस बार का मुकाबला कैसा लग रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर के चुनावी रण में दोनों दिग्गज मैदान में है, जहां एक तरफ संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी से हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह मैदान में है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच में जो मुकाबला है बड़ा कड़ा और दिलचस्प होगा, क्योंकि आज जब नामांकन करने दोनों प्रत्याशी पहुंचे तो नामांकन कक्ष के लिए जो मेन गेट था उस गेट से अजीत सिंह नहीं पहुंचे, बल्कि वो दूसरे दरवाजे से पहुंचे, जबकि संजीव बालियान दूसरे दरवाजे से पहुंचे। आमना सामना तो जरूर हुआ, लेकिन एक दूसरे को देखने में या बात करने में किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना अगले 15 दिनों में कितना मुकाबला कड़ा होगा दोनों के बीच। बिल्कुल मोनिका, तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि नामांकन के वक्त दोनों लोग, संजीव बालियान भी और अजीत सिंह, दोनों एक ही वक्त पर पहुंचे और नामांकन कक्ष में दोनों आमने सामने बैठे रहे, लेकिन दोनों ने आपस में बात नहीं की। और यह दृश्य हमने कैमरे में कैद भी किया, हमने दर्शकों को दिखाया भी दिन में भी कि किस तरीके से नामांकन कक्ष में दोनों लोग बैठे रहे। और यहां पर अब जो मुकाबला होने जा रहा है वो गठबंधन और बीजेपी के बीच में होने जा रहा है। 22 लोगों ने, आपको बता दें कि कुल यहां पर जो नामांकन हुए हैं कुल 22 लोगों ने अब तक नामांकन किए हैं। अब आगे जो चुनावी प्रक्रिया होगी उसके बाद और तस्वीर साफ होगी। मोनिका। बिल्कुल उमेश, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर प्रत्याशी जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सामने वाला जो कि इससे पहले जिसने चुनाव में जीत दर्ज की है उसके तमाम रिकॉर्ड को इस बार ध्वस्त किया जाएगा। जी हाँ, देखिए मोनिका, ये 2019 का महाभारत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से इस राजनीतिक महाभारत का आगाज आज से हो गया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हर सीट के अपने अलग समीकरण हैं। 11 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। अगर अलग अलग सीटों के बारे में समझें, उनके राजनीतिक गणित के बारे में समझें, तो सबसे पहले अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर राजेंद्र अग्रवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वर्तमान सांसद हैं, वो 2 बार से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। 2009 में उन्होंने जीत हासिल की थी, 2014 में उन्होंने जीत हासिल की और इस बार वो
2019 के इलेक्शन में हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं और उनके सामने जो गठबंधन का प्रत्याशी हैं हाजी याकूब कुरैशी, वो एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। तो निश्चित तौर पर मेरठ की सीट का मुकाबला गठबंधन वर्सेस बीजेपी का होने जा रहा है और यहाँ कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं। हरेंद्र अग्रवाल को यहाँ से टिकट दिया गया है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी एक रोल प्ले कर सकती है। ये मेरठ का समीकरण है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है वो बागपत की है। बागपत में चौधरी की चौधराहट जग जाहिर रही है, लेकिन 2014 में चौधरी की चौधराहट समाप्त हो गई थी और राष्ट्रीय लोकदल को एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार बागपत से चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल के अस्तित्व बचाने की चुनौती है। क्या जयंत चौधरी इस बार कुछ कर पाएंगे? बागपत का जो मुकाबला है वो भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि यहाँ वर्तमान सांसद सतपाल सिंह मैदान में हैं और उनका सीधा मुकाबला जयंत चौधरी से होगा। तो गठबंधन वर्सेस बीजेपी का मुकाबला बागपत की सीट पर भी रहेगा। मुजफ्फरनगर के बारे में अभी हमारे सहयोगी अनुपम जी ने बताया कि किस तरह से वहां का समीकरण है। यहां अजीत सिंह वर्सेस संजीव बालियान की लड़ाई देखने को मिलेगी। अजीत सिंह भी 2014 में बागपत से चुनाव हार गए थे, तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर से इस बार वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बागपत की सीट उन्होंने बेटे के लिए छोड़ दी है और खुद मुजफ्फरनगर से लड़ रहे हैं। यहाँ पर अजीत सिंह के भाग्य का भी फैसला होगा और राष्ट्रीय लोकदल के भी भाग्य का फैसला होगा। बिल्कुल। इसके अलावा जो अन्य सीटें हैं, चाहे गाजियाबाद की अगर हम बात कर ले तो बिल्कुल सही बात है। ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है। शैलेंद्र, गहमा गहमी चुनाव को लेकर पूरे देश में है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 5 सीटें और 5 पर 11 अप्रैल को मतदान होना है। बिल्कुल मोनिका, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आज नामांकन की गहमागहमी देखने को मिली। अगर हम एक एक सीट की बात करें तो हरिद्वार में रमेश पोखरियाल निशंक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, निवर्तमान सांसद हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने आज नामांकन किया। और उसके अलावा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अमरीश कुमार, वो नए प्रत्याशी हैं, लेकिन वहां हरिद्वार सीट पर हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक सीधा मुकाबला रहा है, इसलिए वहां पर बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अगर हम पौड़ी सीट की बात करें तो पौड़ी सीट से आज नामांकन हुआ। पौड़ी सीट से जो मनीष खंडूरी हैं उन्होंने नामांकन किया, जो कि भुवन चंद खंडूरी पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे हैं, लेकिन उन्होंने नामांकन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर किया, इसलिए ये पूरी सीट बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। और यहां पर उनका मुकाबला है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं तीरथ सिंह रावत, वहां उनका मुकाबला है। अगर हम नैनीताल सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट एक तरफ मैदान में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता, दो आमने सामने का मुकाबला इस सीट पर भी देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं टिहरी सीट की, तो टिहरी सीट पर वहां कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, उन्होंने आज अपना नामांकन किया और उनके ठीक सामने कहा जाता है टिहरी राजघराने की जो रानी है राजलक्ष्मी, उनका नामांकन हालांकि पहले हो चुका है, लेकिन वो निवर्तमान सांसद है, इसलिए इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला है क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सीधे सीधे एक मुकाबला इस सीट पर है। और अगर अल्मोड़ा की बात करें तो वहां पर मोदी सरकार में राज्य स्तरीय मंत्री हैं मोदी सरकार में अजय टमटा, उन्होंने अपना नामांकन किया है उस सीट से। और उसके अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं प्रदीप टमटा और पहले लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, तो इसलिए इस लिहाज से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बड़े बड़े चेहरे, अगर हम 1-2 चेहरों को छोड़ दें, चाहे अमरीश कुमार को ले लें या फिर मनीष खंडूरी को ले लें, ये एक थोड़ा सा हमें नए चेहरे कह सकते हैं। हालांकि अमरीश पहले से राजनीति में रहे हैं, लेकिन मनीष एकदम फ्रेश चेहरे हैं, लेकिन पिता का जो राजनीतिक उनका पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड रहा है, इस वजह से ये सीट भी काफी हॉट मानी जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। तो नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण के लिए आज संपन्न हो चुकी है। रुद्रपुर की बात करें तो रुद्रपुर में नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने नामांकन किया। अजय भट्ट के साथ मंत्री यशपाल आर्या भी मौजूद रहे। नामांकन के दौरान निवर्तमान सांसद भगत सिंह कोश्यारी, विधायक राजकुमार ठुकराल, पुष्कर धामी, राजेश शुक्ला मौजूद रहे। हम लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया है, अभी फाइल करके मैं बाहर निकला हूं। 11 तारीख को चुनाव हो जाएगा और मतपेटी के अंदर भाग्य बंद हो जाएगा। सर कितनी बड़ी, क्योंकि हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात फिर बाद में करते रहेंगे, कितनी बड़ी जीत एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पिछली बार 2.5 लाख से ज्यादा बड़ी जीत हुई थी। जिस तरह का माहौल है आज, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। आज देश के बच्चे बच्चे में ये बात घर कर गई है
हर नागरिक में ये बात घर कर गई है, अगर देश सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में है, सिर्फ और सिर्फ। अब आप देख लीजिए, एक तरफ वो लोग खड़े हैं कि आतंकवादियों का सफाया करने पर प्रमाण मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ आतंकवादियों को साफ करने का संकल्प लेकर, देश की सुरक्षा का संकल्प लेकर, सैनिकों के सम्मान का संकल्प लेकर माननीय मोदी जी जगह जगह जा रहे हैं। पूरे देश में उन्होंने अलग जगह रखी है। हमारे जो रुद्रपुर में आज पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस के टिकट पर अपना पर्चा भरा। हरीश रावत नैनीताल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से होगा। हमारा राष्ट्रवाद, भारत के 125-30 करोड़ भारतवासी हैं, भाई बहन हैं, और हमने वादा किया है कि हम अपनी खेती को उन्नतिशील बनाकर किसान को इस लायक बनाएंगे कि वो सक्षम हो सके। हमने कर्ज माफी का पौड़ी गढ़वाल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी ने भी अपना नामांकन किया। इस मौके पर भारी संख्या पर पार्टी कार्यकर्ता भी यहां जुटे थे। नॉमिनेशन के दौरान कांग्रेस के कई पूर्व विधायक भी नामांकन में मौजूद रहे। केदारनाथ विधायक मनोज रावत भी नामांकन में शामिल हुए। पूर्व विधायक एसएस नेगी और राजेंद्र भंडारी प्रस्तावक, पूर्व विधायक जीतराम और गणेश गोदियाल भी प्रस्तावक रहे। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। उनके साथ मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी भी मौजूद रहीं। मथुरा से चुनावी मैदान में उतरी हेमा मालिनी ने आज पर्चा भी दाखिल कर दिया। पर्चा दाखिल करते हुए जाते हुए ये तस्वीरें सामने आई। हालांकि मथुरा में दूसरे चरण में चुनावी संग्राम होगा, लेकिन आज हेमा मालिनी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इधर गंगा यात्रा के बाद प्रियंका गांधी अब अयोध्या में रोड शो के साथ यूपी के दौरे के लिए तैयार हैं। प्रियंका गांधी कल इस दौरे की शुरुआत लखनऊ से करेंगी। प्रियंका के इस दौरे को पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में होगा। प्रियंका लखनऊ, अयोध्या के अलावा कानपुर और उन्नाव भी जा सकती हैं। लखनऊ में वो कई पार्टी नेताओं से मिलेंगी, जिसके बाद अपनी अवध यात्रा को अंतिम रूप देंगी। बताया जा रहा है कि प्रियंका कल से शुरू हो रहे अपने दौरे में ट्रेन यात्रा भी कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और अब कल उन्हें लखनऊ आना है, ये खबर मिली है, जिसके बाद वो 27 तारीख को अयोध्या भी जा सकती हैं, जिसका कार्यक्रम निर्धारित हो गया है। इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रचार सामग्री यहां पर मौजूद है। तो जोर शोर से अब पार्टी तैयारी में जुटेगी और प्रचार सामग्री के साथ ही प्रियंका गांधी के जो दौरे हैं वो भी चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दिल्ली में भी वो अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, और यूपी में इस बार जब वो आएंगी तो अवध क्षेत्र पर उनका ध्यान रहेगा। और अपने दौरों के साथ साथ एक बात बहुत खास है कि प्रियंका गांधी अब ट्विटर हैंडल पर भी काफ़ी एक्टिव नजर आ रही हैं। लगातार उन्होंने शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को और गन्ना किसानों को लेकर ट्वीट किया है और बीजेपी को घेरा है। यानी प्रियंका गांधी अब पूरी तरह से मैदान में हैं और अब अवध में और अयोध्या में जाकर वो पार्टी के लिए जनाधार जुटाने की कोशिश करेंगी। कैमरामैन राजेश के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। उधर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मोहसिन ने सवाल किया कि प्रियंका अयोध्या क्यों जा रही हैं? अयोध्या तो श्री राम की जन्मभूमि है। श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोग अयोध्या क्या तलाश करने जा रहे हैं? प्रियंका वाड्रा जी फिरोज जहांगीर की पोती अयोध्या क्यों जा रही हैं? अयोध्या तो श्री राम की जन्मभूमि है और श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के नेता वहां क्या तलाश करने जा रहे हैं? प्रयाग निकल गया, प्रयाग का कुंभ निकल गया, वहां कभी गए नहीं। बरसाना की होली निकल गई, वहां कभी गए नहीं। अयोध्या में दीपोत्सव हुआ इतना बड़ा ऐतिहासिक, उसमें गए नहीं।
आज वहां जाकर क्या बताना चाहती हैं, हमें लगता है कि शायद बाबर की याद आ गई है और बाबर के कुछ बचे हुए निशान ढूंढने जा रही हैं, लेकिन उनको हम बता दें कि वहां कोई निशान भी उनका। इधर प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे को लेकर संतों का बयान सामने आया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष और हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास ने कहा कि हनुमान लला की शरण में जो जाता है सबको आशीर्वाद मिलता है। इससे पहले राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी हनुमानगढ़ी का दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं और दर्शन करने आ रही प्रियंका गांधी को भी आशीर्वाद मिलेगा। वहीं राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि भगवान राम की नगरी किसी की उपेक्षा नहीं करता, यहाँ जो भी आते हैं सबका स्वागत होता है। प्रियंका गांधी का भी अयोध्या में स्वागत है। वहीं हनुमानगढ़ी के दूसरे महंत और हिंदू पक्षकार महंत धर्मदास ने प्रियंका गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इन लोगों को भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ये वोट के सौदागर हैं, जहां वोट मिलता है उन्हीं के साथ घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रियंका गांधी 27 मार्च को अयोध्या में रोड शो करेंगी। हनुमान जी के दरबार में, हनुमान जी के शरण में सब लोग, नेता हों या संत हों या जगतगुरु हों, जो भी अयोध्या में आता है हनुमान जी का दर्शन करने आता है। हनुमान जी के जो साधु संत हैं, पुजारी हैं, महंत हैं, हम लोग सहित सब उनको आशीर्वाद दें। साधुओं का उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन बाहर से आए कई नेताओं के लिए उपजाऊ साबित होती रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हों या फिर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर से आए नेताओं को न सिर्फ सम्मान दिया बल्कि राजनीतिक कद भी बढ़ाकर उन्हें शिखर तक भी पहुंचाया है। अपने राज्य छोड़कर उत्तर प्रदेश आकर राजनीतिक सफर में बुलंदियां छूने वाले नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यूपी को अपनी कर्मभूमि बनाया। 1957 में अटल जी बलरामपुर से संसद पहुंचे। तमाम सियासत में उतार चढ़ाव देखने के बाद 1984 से वे पूर्ण रूपे न यूपी के होकर रह गए और 1991 से संसद में लगातार लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते रहे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में जनसंघ के टिकट पर लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़े। हालांकि जीत सिर्फ बलरामपुर सीट पर ही मिली। 1984 में ग्वालियर सीट से लोकसभा चुनाव हारने के बाद अटल जी ने लखनऊ को कर्म भूमि बना लिया। 1991 से प्रधानमंत्री बनने तक अटल जी लगातार लखनऊ के सांसद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत की। पिछले चुनाव में मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े और देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय राजनीति में उतरे तो उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को कर्म भूमि बनाया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा और देश के प्रधानमंत्री बने। इस बार भी मोदी वाराणसी से ही बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पिछला चुनाव उमा भारती ने झांसी से लड़ा। झांसी की जनता ने उमा भारती को सिर आंखों पर बैठाया और बड़ी मजबूती देते हुए जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजा। बीजेपी की आक्रामक तेवर वाली नेता उमा भारती 2014 में झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ी और संसद पहुंची। हालांकि इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है। हिंदी सिनेमा में दिलकश अदाकारी से नाम कमाने वाली हेमा ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की तो यूपी को ही चुना। कान्हा की नगरी मथुरा से हेमा चुनाव लड़ी और संसद पहुंची। हेमा मालिनी ने कान्हा की नगरी मथुरा को कर्म भूमि बनाया। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने उन्हें मथुरा से मैदान में उतारा और रुपहले पर्दे की ड्रीम गर्ल रही हेमा मालिनी ने संसद पहुंचकर पार्टी के निर्णय को सही साबित किया। इस बार भी हेमा मालिनी मथुरा से ही मैदान में। फिक्सिंग मामले के बाद गुमनामी में खो गए पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान अजहरुद्दीन के राजनीतिक पारी के डेब्यू को उत्तर प्रदेश ने ही संजीवनी दी। अजहर मुरादाबाद से संसद पहुंचे। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने राजनीतिक पारी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से शुरू की थी। 2009 में अजहरुद्दीन पीतल की नगरी से कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंचे। आंध्र प्रदेश की राजनीति से मन उखड़ने के बाद
फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा ने उत्तर प्रदेश की राह पकड़ी। 2004 और 2009 में सपा के टिकट से चुनाव लड़कर रामपुर से लोकसभा के भारी मतों से विजयी होकर संसद पहुंची। जयप्रदा ने जब आंध्र प्रदेश की राजनीति छोड़ी तो उनकी पहली पसंद भी उत्तर प्रदेश ही बना। रामपुर लोकसभा सीट से वो लगातार 2 बार सांसद चुनी गई। में लोकसभा चुनाव को लेकर जब सियासी घमासान चरम पर है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात करें तो हरियाणा मूल को छोड़कर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आई सुचिता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश को अपना राजनीतिक गढ़ बनाया। गोंडा से सांसद बनी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंची। हरियाणा के अंबाला की रहने वाली सुचिता कृपलानी को तो यूपी की पहली महिला सीएम बनने का गौरव हासिल हुआ था। उन्होंने यूपी आने के बाद पहला चुनाव बस्ती जिले की मेहंदावल सीट से लड़ा और विधायक बनी। सुचिता कृपलानी गोंडा से सांसद भी रही। मीरा कुमार जब अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए पॉलिटिक्स में आई तो उन्होंने भी यूपी को ही चुना। बिजनौर लोकसभा सीट से उपचुनाव में मीरा कुमार जीती और संसद पहुंची। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी और लोकसभा अध्यक्ष रही मीरा कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से ही की थी। उन्होंने 1985 में कांग्रेस के टिकट पर पहला उपचुनाव बिजनौर सीट से जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं वीवीआईपी का रसूख रखने वाली रायबरेली लोकसभा सीट के बारे में, जो हमेशा से कांग्रेस की विरासत रही है। यहां के वोटरों पर नेहरू गांधी परिवार का जादू लंबे समय से चलता रहा है। केवल 3 मौके आए जब गैर कांग्रेसी दलों के प्रतिनिधि यहां से सांसद बने। ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। राजनीतिक समीकरण के साथ रायबरेली की राय माने तो यहाँ की सियासी मिट्टी में हमेशा कांग्रेस की फसल लहलहाई है। एक आध मौके को छोड़ दें तो रायबरेली सीट पर हमेशा कांग्रेस ने सफलता की नई इबारत लिखी है। रायबरेली संसदीय सीट पर 16 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। पहली बार 1957 में कांग्रेस के बैजनाथ कुरील ने जीत दर्ज की। उसके बाद 1962 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1967 और 1971 का चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जीता। 1977 में इमरजेंसी विरोधी लहर ने काम किया और सीट जनता पार्टी के पक्ष में गई। फिर 1980 से 1991 तक ये सीट कांग्रेस के खाते में रही। 1996 और 1998 में यहां से बीजेपी ने चुनाव जीता और 1999 से लेकर 2014 तक लगातार कांग्रेस यहां से चुनाव जीतती रही। वर्तमान में सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं। हालांकि इस बार स्थानीय वोटर्स ने अपनी राय कुछ ऐसी रखी है। सबसे बड़ी बात है कि जो रूलिंग पार्टी है वो एजुकेशन पर कोई बात नहीं करती है। एजुकेशन सिस्टम जो थोड़ा सही होना चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर है एजुकेशन का, उस पर थोड़ा सा पार्टीज विचार करें तो बेहतर होगा। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा पूरे हिंदुस्तान में निष्पक्ष रूप से हर शहर में बह रही है, उसी तरह से रायबरेली जनपद का भी सर्वांगीण विकास पिछले 5 वर्षों में हुआ है और हमें उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह विकास जारी रहेगा, सतत होता रहेगा। रायबरेली में इस बार महागठबंधन ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है और इसका सीधा फायदा सोनिया गांधी को मिलेगा। हालांकि बीजेपी इस बार किसी स्थानीय उम्मीदवार को चुनाव में उतारकर बाजी पलटने की फिराक में है। रायबरेली लोकसभा सीट पर कुल वोटरों की संख्या 19,85,526 है, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 10,56,562 और महिला वोटर्स की संख्या 9,28,923 है। इस बार 27,526 वोटर पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस सीट पर सवर्ण वोटर सबसे ज्यादा हैं, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और जाट आते हैं। साथ ही पिछले वोटर्स की बात करें तो यादव, कुर्मी, लोध और अन्य वोटर शामिल हैं। अति पिछली जातियों में मौर्य, प्रजापति, राजभर और कश्यप आते हैं। साथ ही दलित और मुस्लिम भी किसी उम्मीदवार को विजयी बनाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं।
रायबरेली में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं कराया गया, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाई, विकास कहां से होगा। इस बार हम लोग विकास के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देने का काम करेंगे और निश्चित इस वीवीआईपी सोनिया गांधी के नाम से जो रायबरेली की सीट वीवीआईपी जानी जाती है, उसको, इस मिथक को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी को 5,26,434 यानी 63.80% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के अजय अग्रवाल को 1,73,721 वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर रहे बसपा उम्मीदवार प्रवेश सिंह को 63,633 मत मिले। सोनिया गांधी रायबरेली से चौथी बार सांसद चुनी गई हैं और एक बार फिर से वो चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के 132 वर्षों के इतिहास में सोनिया सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहने वाली नेता हैं। रायबरेली सीट उनके लिए लकी साबित हुई है। उन्होंने हर बार यहां से चुनाव जीता है। रायबरेली सीट पर कांग्रेस को परास्त करने के लिए बीजेपी किसी बड़े जनाधार वाले स्थानीय नेता की तलाश कर रही है ताकि सोनिया गांधी को टक्कर दी जा सके। खैर, बीजेपी का ये दांव कितना काम आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन सियासी नजरिए से देखें तो रायबरेली की लड़ाई इस बार रोचक जरूर होगी। रायबरेली से न्यूज़ 18 के लिए मोहन कृष्णा की रिपोर्ट।